सीएपीएफ एसी के जो इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम देख रहे थे, इसमें हम जो 2012 का आज देखेंगे, और 2012 जो है वो लास्ट आपका इधर है, क्योंकि हम 22 से 2012 तक यानी कि 11 ईयर्स का कर रहे हैं। अब इस ईयर में यदि आप देखा जाए तो इस ईयर में देखोगे तो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो करंट नेचर के हैं। इनफैक्ट मैंने आपको बताया, और चलो मैं स्ट्रेटजी सेशन में बता दूंगा भी, कि जो आप पहले वाले क्वेश्चन देखो 2012 13 14 ये सब देखोगे तो करंट नेचर के क्वेश्चन ज्यादा थे। लेकिन अभी इधर 2-3 ईयर्स के क्वेश्चंस को देखो तो इसमें जो आपको है वो ज्यादा क्वेश्चन किस नेचर के, कंसेप्ट वाले इधर आ रहे हैं। मतलब मिक्स है, लेकिन कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस अभी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपको दोनों चीजों को लेकर के चलना है, इसी वजह से हम 11 ईयर्स बहुत होता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखो टोटली ये करंट का है, इसका अब आज की डेट में हमारे लिए कोई रिलेवेंस नहीं है। एक तो प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया, हम इस प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग आ गया। ठीक है, तो ये बस क्वेश्चन आप देख लो कि नेचर समझने के लिए, कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इन इट्स इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट released on 26th July 2012 ranked Himachal Pradesh as top state in the country on environmental performance index। इन जो आपका हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया में बिलोंग करते हैं एज पर 2011 सेंसस। फिर देखोगे कि ये हिली एरिया है, ये स्पेशल स्टेटस का दर्जा इसको प्राप्त है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड एन 1100 करोड़ रुपी लोन फॉर हिमाचल प्रदेश टू प्रमोट ग्रीन इनिशिएटिव्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये भी सही है, तो दोनों सही है, तो इसका भी हमको कोई इंपॉर्टेंस नहीं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो कंसेप्ट जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट टू अवॉइड डबल टैक्सेशन एंड प्रिवेंट फिस्कल इवेजन विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेस ऑन इनकम ऑन 26 जुलाई 2012 विद। तो किस कंट्री से जो डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने वाला और प्रिवेंट, जो कोई भी ये कंट्री है, तो मान के चलो कि एक इंडियन है, सपोज इसको ऐसे समझो, एक इंडियन है और इंडियन जो है वो फॉरेन में भी इनकम अर्न कर रहा है। तो इधर जो एक किसी कंट्री में वो पे करेगा, यदि मान के चलो जिस कंट्री में, सपोज करो इसमें आंसर आपका इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया से सपोज साइन किया, तो कोई कंट्री इंडियन है, इंडियन गया इंडोनेशिया अर्न करने के लिए। अब इंडोनेशिया में वो टैक्स पे कर रहा है तो ठीक है वो, लेकिन क्राइटेरिया वो क्वालिफाई करना चाहिए कि इतने मिनिमम दिन तक वो रहा है इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया में टैक्स पे करेगा। सपोज 182 डेज है, कि मोर देन 182 डेज यदि वो इंडोनेशिया में रहा है तो वो इंडोनेशिया में टैक्स पे किया। और अब उस आधार पे क्या है, अब इंडोनेशिया वाले यदि इंडिया में है तो इंडिया में वो पे करेंगे टैक्स कुछ चीजें। तो अब लेकिन कुछ पर्सन ऐसे हैं कि वो कोशिश करेंगे ना कि ना हम इंडिया में पे करें न इंडोनेशिया में। तो वही डीटीएए उसमें से लागू है कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, की मतलब ये न हो कि डबल उसको टैक्स देना पड़े, लेकिन टैक्स का इवेजन भी ना हो। तो ये इंडोनेशिया के साथ ये हुआ। एक देखो टैक्स इवेजन टर्म जो होता है, कि मतलब एक तरह से कह सकते हो हिंदी में उसको टैक्स चोरी, कि आप टैक्स चोरी न कर पाए। ओके, एक टर्म होता है एवॉइडेंस, ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। एवॉइडेंस का मतलब है कि हम कानून में लूप होल फाइंड करें और उसके आधार पे जो है वो अपना कोशिश करें कि हम टैक्स कम दें। नेक्स्ट आपका जो है इन अ मेजर पॉलिसी डिसीजन, ये भी इसका कोई मतलब नहीं है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू अलाउ qualified foreign investors QFI to directly invest in Indian equity market. India received her first investment through qualified framework investor route worth 5 million following the deal struck by किस बैंक के द्वारा, ये इसमें या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो इसमें से जो आपका है ये कोटक महिंद्रा। अब ये देखो क्यूएफआई का मतलब क्या है, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। इसका मतलब क्या है ना, कि कुछ इन्वेस्टर्स जो सपोज सेबी के द्वारा, सेबी के थ्रू रजिस्टर हैं, उनको तो यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, मान के चलो देखो एक होता है कि आपका इंडिविजुअल इन्वेस्टर होता है, एक होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो ये यदि क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर, इसका मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन जो है वो चाहे इन्वेस्ट कर सकता है। ओके, तो ये क्या गया, कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट आपका है एज पर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द डोमेस्टिक वाटर डिमांड इन इंडिया इन एलपीसीडी यानी लीटर
पर कैपिटा पर डे इज, तो 135 अभी भी इसमें है, तो सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, आज भी इसका रिलेवेंस है, इसको इस कंटेक्स्ट में देखो, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? A white revolution in the field of agriculture development is associated with modernization of sheep farming? No, एक्चुअली ये मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो हैं वो आपके मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। उन्होंने जो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल जो है गुजरात के आनंद में, जो आनंद जगह है इसी वजह से आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, वहाँ उन्होंने वर्क किया और उसके लिए एक तरह से इंडिया उनका आभारी हमेशा रहेगा। तो ये आपका मिल्क से रिलेटेड है, तो फर्स्ट आपका गलत हो गया। तो जब फर्स्ट गलत हो गया तो दो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब देखो तीन जो है दोनों में है, तो सेकंड बस हमारा सेकंड पर अब दारोमदार है। सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर? नो, एक्चुअली सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है एग्रीगेट एक तरह से एग्रीकल्चर के मेथड से और प्रोसेस से जो हम वर्क कर रहे हैं ताकि जो उसका बेनिफिट हो। जैसे फर्स्ट जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसका एडवांटेज है कुछ फ्यू लिमिटेड क्रॉप्स और लिमिटेड एरिया तक रहा, लेकिन सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमारा टारगेट ये है कि जो सारे एरिया हैं उसको इसका एडवांटेज मिले और एग्रीगेट जो है, चूंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उस पॉपुलेशन को और सिर्फ पेट नहीं भरना है, न्यूट्रिएंट्स भी मिलना चाहिए उनको। तो ये सेकंड भी गलत हो गया, तो इसलिए हमारा थर्ड आंसर होगा, तो ये आपका आंसर भी हो जाएगा। ब्लू रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इज एसोसिएटेड विद इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फिश एंड मैराइन प्रोडक्ट्स, सही है। अब ये देखो नेक्स्ट, अभी ये इसका हम प्रेजेंट में देखेंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम इसको प्रेजेंट में देखेंगे। तो फर्स्ट इसमें है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द कंट्री ड्यूरिंग दिस पीरियड हैज कम डाउन सिग्निफिकेंटली ओवर द प्रीवियस ईयर। अब ये इधर देखोगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लेकिन ना जैसे उस टाइम के अनुसार ये दोनों आपका सही था, तब के अनुसार आपका सी आंसर था, लेकिन वर्तमान में अभी देखो कर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द कंट्री ड्यूरिंग दिस पीरियड, या हम एक तरह से इसको आप 22-23 मान के चलो, 22-23, ठीक है। तो दिस पीरियड हैज कम डाउन सिग्निफिकेंटली ओवर द प्रीवियस ईयर? नो, ये अभी वर्तमान के समय में है कि 2022-23 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा था। इनफैक्ट दिसंबर 22-23 में देखो तो, सॉरी दिसंबर 22 में देखोगे तो 8.6% जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, और वो एक तरह से लास्ट 16 मंथ का हाईएस्ट था। नेक्स्ट, गुजरात टॉप द लीस्ट अनएम्प्लॉयड अमोंग ऑल इंडियन स्टेट्स ड्यूरिंग द पीरियड। तो न्यूनतम बेरोजगारों की सूची में शीर्ष पे नहीं, अब ये भी नहीं, जो न्यूनतम वाले सूची पे है वो ओडिशा है अभी वर्तमान में, और हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो आपका हरियाणा में है। हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट हरियाणा में और लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, which of the following statements about ecomark is are correct? So ecomark is a certification mark issued by the Bureau of Indian Standard for product conforming to a set of a standard aimed at least impact on ecosystem। ये सही है। एक जो टर्म आपने सुना होगा जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब है कि जो प्रोडक्ट हो वो एक स्टैंडर्ड का हो, उसका जो क्वालिटी हो वो बहुत अच्छा हो, तो क्वालिटी इसमें होना चाहिए। और जीरो इफेक्ट यानी इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट है वो बहुत कम हो। जीरो तो नहीं, थ्योरेटिकल मतलब थ्योरेटिकली कर सकते हो, प्रैक्टिकल तो जीरो इम्पैक्ट नहीं हो सकता, वो होगा लेकिन मिनिमम, ठीक है ना। अब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? आप जीरो का मतलब क्या, परफेक्ट जीरो तो कभी हो ही नहीं सकता ना। डिफेक्ट, आपका डिफेक्ट तो होगा, लेकिन सपोज 6 सिग्मा प्रैक्टिस कर रहे हो, तो यानी कि हम 1,00,000-2,00,000 प्रोडक्ट बनाए तो एक डिफेक्ट सब हो जाए इस ढंग से, और इन्वायरमेंट पे मिनिमम। फर्स्ट सही है। नेक्स्ट, द पर्पज ऑफ मार्क इज टू इंक्रीज अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स टुवर्ड्स रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। यस, ये भी सही है। इको, इको मार्क इसका मतलब है इको जो लॉजी है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है उसको मिनिमम डैमेज करे, तो सी इसका करेक्ट है, ये आज भी रेलेवेंट है। नेक्स्ट आपका है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ इंडियाज इंपोर्ट ऑफ कमोडिटीज इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। अब यदि इसमें से देखो तो कैपिटल गुड्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो जाएगा, फूड प्रोडक्ट्स और फर्टिलाइजर, ये आपका आंसर ए हो गया। लेकिन अब जैसे इन जनरल आप एग्रीगेट यदि इंडिया के इंपोर्ट प्रोडक्ट में यदि देखो तो सबसे ज्यादा हम क्रूड करते हैं, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा है। क्रूड ऑयल के बाद गोल्ड, गोल्ड दुनिया के हम
जो लार्जेस्ट ये इंपोर्टर हैं, ठीक है ना? कंज्यूमर भी हम हैं, एक्चुअली हाउस होल्ड के टर्म में हमारे यहाँ गोल्ड का बहुत एक तो पागलपन है। तीसरा में यदि देखोगे तो आपका कोल भी हम बहुत मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। फिर आपका है डायमंड है, और फिर आपका गैस है, पेट्रोलियम गैस जो है, ओके। गैस चूंकि अब खाना बनाने से लेकर के इंडस्ट्री में बहुत जगह यूज हो रहा। और जो लार्जेस्ट जो इंपोर्ट हम करते हैं चाइना से करते हैं, चाइना के बाद यूएसए से करते हैं, यूएसए के बाद आप ये सॉरी चाइना के बाद यूएई से करते हैं, यूएई से इंपोर्ट करते हैं। एक्चुअली लार्जेस्ट हमारा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो यूएसए है, लेकिन एग्रीगेट चाइना, यूएई, यूएसए, फिर आपका स्विट्जरलैंड, और फिर आपका सऊदी अरेबिया। अब इसी ढंग से आपको ये अपना खुद जो नोट्स, अभी इन क्वेश्चन को देखने का मतलब है कि आप अपना जो नोट्स है उस स्टैंडर्ड में प्रिपेयर करो। तो जो आपका टास्क एक है कि जो 5 टॉप एक्सपोर्टिंग आइटम है उसका लिस्ट आप लिख लो, और 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, तो फर्स्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन तो यूएसए हो जाएगा। उसी ढंग से आपको ये करना है। लास्ट क्वेश्चन इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस सेक्टर इन इंडिया हैज द हाईएस्ट परसेंटेज शेयर टू इंडिया जीडीपी इन द ईयर 2010-11। अब ये देखो, एक्चुअली ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट्स इसके आधार पे, और अभी भी यदि देखा जाए तो इसमें से ट्रेड, क्योंकि ट्रेड एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, होटल्स, रेस्टोरेंट्स ये भी आज के डेट में भी देखोगे तो ये बड़ा कंपोनेंट है, तो ए इसका हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक तरह से इस सिमिलर नेचर का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बहुत सारे रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसको प्रेजेंट कंटेक्स्ट के में यदि सारे क्वेश्चंस को करोगे स्मॉल स्मॉल नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपका बहुत फायदा होगा। तो ये हमने इस प्रकार से 11 ईयर्स के इकोनॉमी के कर लिए। फिर अब हम जो है वो पॉलिटी के क्वेश्चंस को करेंगे, फिर और उसी ढंग से फिर आगे और सारे सब्जेक्ट्स का करेंगे। धीरे धीरे करके आपको देखना है, एक्सप्लोर करना है, जितना आप ये करोगे उतना फायदा है। तो कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स रहता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।